जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों से कल बोले थे कि आप लोगों को संसाधन का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या आप लोगों की तैयारी एकदम बेस्ट है कि नहीं, बताइए टेस्ट की तरह। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की तैयारी एकदम बेस्ट है ना। देखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल मिलता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। जितना भी हम पढ़ाते हैं उसे सवाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसी सवाल में से कुछ सवाल को टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग ज़रा ईमानदारी से उत्तर लिखिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, ठीक है ना कि नहीं। अगर आप बेईमानी करते हैं हमारे साथ तो एग्ज़ाम आपके साथ बेईमानी करेगा, ठीक है नहीं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि लिखा गया है संसाधन टेस्ट, ठीक है। पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भाग होता है टेस्ट और रिवीजन, ठीक ना। आप रिवीजन करे होंगे तो आपको टेस्ट में बहुत मज़ा आता है, चाहे एग्ज़ाम में भी बहुत मज़ा आता है। आप लाख पढ़ लीजिए, कितना हूँ पढ़ लीजिए, टेस्ट नहीं रिवीजिंग नहीं कीजिएगा ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लिखे हैं टेस्ट। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, इसको जवाब दे पाएंगे और आपका नंबर अच्छा आ पाएगा, तो आपको पता होगा कि हम पढ़ लिए बढ़िया से, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा ना कि ईमानदारी से, ठीक है कि नहीं, आप क्या कीजिएगा कि ईमानदारी से इसको लिखना टेस्ट। अभी हम इस प्रश्न को 10 प्रश्न, देखिए 10 प्रश्न दिया गया है और 10 प्रश्न पर एक एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यानी 10 गुना का 20 नंबर का आपको टेस्ट दिया जा रहा है। आपको पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़े तो वीडियो में जाकर पहले पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट वाले वीडियो में आइएगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और वीडियो को रोक करके ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से टेस्ट लिखिए, पेपर में लिख करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को चालू कीजिएगा, ठीक है। आपको दुनिया का किसी भी फील्ड में जाना है ना, तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और समझे कि नहीं। तो ईमानदारी से टेस्ट लिखिएगा। देखिए, इतना हम आपको इसलिए बोलते हैं ना, हम आपको इतना इसलिए बोलते हैं कि आपको बारूद बनाना है। एग्ज़ाम को तो आप ऐसे ही जला दीजिएगा, समझे कि नहीं, इसीलिए हमको बताना पड़ता है। आपको एक बात और बता देते हैं, पढ़ाई तो खैर पढ़ाई ये है, हर कोई पढ़ाता है, आप पढ़ते भी हैं, ठीक ना। लेकिन जो हम आपको सिखाते हैं ना पढ़ाई के अलावे, इसे बोलते हैं बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाई कीजिए, हाउ कीजिए, इसको फॉलो कीजिएगा ना, तभी आप आगे जाइएगा। तो आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके सारा प्रश्न उतार लीजिए, और उतार करके ईमानदारी से उत्तर लिखिए और फिर वीडियो को चालू कीजिएगा, तो आपको इस वीडियो का जवाब मिलेगा। तब तक से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं इसके उत्तर में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से उम्मीद होगा कि आप लोग पूरे ईमानदारी से 10 प्रश्न के उत्तर दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उत्तर मैं यहाँ पर मिलवा दे रहा हूँ, ये सही है या गलत है, ठीक ना। कितने नंबर आपका आया है, ईमानदारी से आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमारा इतना नंबर आया है। आप यहाँ पर नंबर स्कोर कीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी आप नंबर स्कोर कीजिएगा, समझे कि नहीं। तो ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सर कितना हमारा नंबर आया है। और देखिए, जो हम यहाँ पर उत्तर बोलेंगे यहाँ पर लिखने के लिए, लिख कर तो हम उत्तर नहीं बताएंगे, लिख के बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, ठीक ना। तो आपको बता दें कि जितना भी यहाँ पर मतलब हम उत्तर बोलेंगे, तो हो सकता है कि आपके उत्तर से वो मैच नहीं करता हो, क्योंकि उत्तर अपने शब्द में लिखा जाता है, समझे कि नहीं। एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है ना कि आप अपने शब्द में उत्तर दीजिए। हमेशा देखिए, लिखा भी रहता होगा ऊपर, एक टेस्ट जब एग्जाम देने जाते होंगे तो लिखा था, इसलिए आप अपने शब्द में उत्तर दीजिएगा, लेकिन उसका मीनिंग मत बदलिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग प्रश्न पर। देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न हम लिखे थे बोर्ड पर कि संसाधन की परिभाषा लिखें, ठीक है। तो आप संसाधन को हम समझाए थे आपके वीडियो में,
एक बार फिर समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा बता देंगे। जो भी हमारे आसपास पर्यावरण में वस्तु उपस्थित होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उसे संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जिसका हम लोग उपयोग करेंगे उसे संसाधन कहेंगे, जो हमारे काम नहीं आएगा वो संसाधन नहीं कहलाएगा। और चाहे जो काम आने लायक नहीं है, अगर हम उसको काम लायक बनाते हैं फिर भी क्या कहेगा, संसाधन कहेगा। तो इसका परिभाषा ये हुआ कि हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती हैं या उसे हम उपयोग लायक बनाते हैं उसे संसाधन कहेंगे, ठीक है। इसका उत्तर ये हो गया। आगे बढ़ जाए, आप लोग मिला लीजिएगा और मिला करके अपना नंबर फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई ईमानदारी से कीजिएगा, बार बार बोलते हैं। दूसरा प्रश्न आते हैं, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था यानी रुपया पैसा, माने आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसको अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था संसाधनों पर निर्भर करता है। यह आपको बताए थे, लेकिन यह प्रश्न कैसे। अब क्या करना है कि आपको बताए थे कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था जो संसाधन होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है। क्या होता है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी होता है। अर्थव्यवस्था जो है संसाधन जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। तो आप इसको सवाल में लिखेंगे कैसे, ठीक ना। आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि इसका उत्तर में हम लोग बोलेंगे, पहले तो जो प्रश्न होता है उसी को हेडिंग में डाला जाता है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था संसाधनों पर इस प्रकार निर्भर करता है कि संसाधन ही किसी देश के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है। आप यहाँ नीचे इसके उत्तर में आप इसको बदल के भी लिख सकते हैं। आप इसके नीचे एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि जैसे जिस देश के पास जितना संसाधन रहेगा वो उसको उपयोग करके उतना ही धनी बनेगा, ठीक है। तो आप इतना उदाहरण में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अन्यथा इसके बारे में एक संसाधन कोई ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए लड़ाई वड़ाई में हथियार होता है, हथियार एक प्रकार का है संसाधन है कि नहीं। तो जिस देश के पास हथियार ज़्यादा रहेगा वो देश विकसित है कि नहीं। जिस देश में एयरपोर्ट ज़्यादा होंगे वो देश विकसित है कि नहीं। तो ऐसा आप समझने के लिए हो गया, लेकिन लिखने के लिए किसी भी देश के अर्थव्यवस्था उसके संसाधनों पर निर्भर करता है, हम इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि संसाधन ही अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है यानी रीढ़ की हड्डी होता है। जिस देश के पास संसाधन ज़्यादा होता है वो देश ज़्यादा विकसित होते हैं, और जिस देश के पास संसाधन कम होते हैं वो देश कम विकसित होते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, मतलब हमको उत्तर में लिख देना है, ठीक ना, क्योंकि मानव संसाधन सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अंतर स्पष्ट करने का आपको एक तरीका बता देते हैं। हमेशा आप अंतर ऐसे लिखिए, जैसे पूछा है संभावी एवं संचित कोश में, संभावी तथा संचित कोश संसाधन में अंतर। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि संभावी तथा संचित कोश संसाधन में अंतर। हेडिंग आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। और हेडिंग डालने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर अंडरलाइन करके उत्तर लिखना है। एक तरफ लिखना है संभावी संसाधन, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखना है आपको संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन, ठीक है। अब आप इसके बारे में एक पॉइंट बताइएगा और इसके बारे में भी एक पॉइंट बताइएगा, इसके बारे में दूसरा पॉइंट बताइएगा और इसके बारे में भी दूसरा पॉइंट बताइएगा। आपके पास और जानकारी है तो आप इसके बारे में एक पॉइंट और बताइए और इसके बारे में भी एक पॉइंट और बताइए।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से अंतर वाले सवाल में उत्तर लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपको बताते हैं इसका उत्तर। हमारे पास सवाल है कि संभावित तथा संचित, संभावित संसाधन तथा संचित कोश संसाधन में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको बताते हैं संभावित, पहले आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है, भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन बोलेंगे। संचित कोश संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे संचित कोश संसाधन कहेंगे। देखिए यहाँ पर अंतर है कि यहाँ पर संभावना होता है कि संसाधन है, कितना है कितना नहीं है क्लियर नहीं है, लेकिन संचित कोश में संसाधन के वर्तमान में जो तकनीक उपलब्ध रहता है ना, तो उसी तकनीक के आधार पर इसका उपयोग में लाया जाता है। इसके उदाहरण में क्या हो जाएंगे, जैसे में इसके उदाहरण हो जाएंगे हिमालय क्षेत्र का खनिज, लद्दाख एरिया में यूरेनियम, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा हो जाएंगे। इसके उदाहरण हो जाएंगे नदियों पर बांध बना करके बिजली का उत्पादन करना, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्यों, अगर आपके पास इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। और आप जानते हैं तो इसके बारे में और लिख दीजिए, इसके बारे में और जानते हैं इसके बारे में और लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि इसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं है, इसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। आपको बताइए कि यहाँ वीडियो में पूरा बढ़िया से शांत इसके इन दोनों के बारे में। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई देश हो गया, हम अपना भारत का नक्शा बना दे रहे हैं यहाँ पर इसे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई देश हो गया, आप तो जानते करते हैं कि कौन सा देश बन गया, ठीक है। तो ये हमारे गुजरात के एरिया में ये सारा समुंदर है कि नहीं, सारा का है समुंदर, नीचे का है हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी उड़ी सब है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि समुद्री सीमा, इसको बोलेंगे समुद्री सीमा, इसको क्या बोलेंगे, समुद्री सीमा, इसको क्या बोलेंगे, समुद्री सीमा। समुद्री सीमा से समुद्र में 200 किलोमीटर के एरिया तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। किसी भी देश के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर के एरिया सटे होगा कहते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चाहे इसको 200 नॉटिकल मील भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 200 नॉटिकल मील। किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील की एरिया को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, या किसी भी देश के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए। इस एरिया के अंदर जो भी खनिज पदार्थ मिलेंगे वो जिस देश का मिला है उस देश के सरकार का होगा। आपको समझ में आया होगा, पूरा क्लियर। अब इसके बाहर हम जाएंगे तो वो आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा हो जाएगा। ये सब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सरकार का समुद्र हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी मिलेगा वो सब अंतर्राष्ट्रीय सरकार का होगा। इसको हम लोग केवल रिसर्च के लिए यूज करेंगे। 200 किलोमीटर के बाहर का करेंगे, रिसर्च के लिए यूज करेंगे, वो भी सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय सरकार से परमिशन लेकर के। चलिए अब सवाल के आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपको समझ में आया होगा क्या बताएं, मानव सबसे बड़ा संसाधन है कैसे। आपसे पूछा गया है कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है कैसे। आप क्या उसमें उत्तर में लिखें तो कहेंगे कि मानव को सबसे बड़ा संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव के पास सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी संसाधन होते हैं तकनीक, और तकनीक के सहारे मानव किसी भी संसाधन को बना सकते हैं, इसीलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जो जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं वो कैमरा भी मानव द्वारा ही बनाया गया है। समझ गए ना, हर चीज़ मानव द्वारा बनाया गया है, हर संसाधन मानव द्वारा बनाया गया है। संसाधन पहले से ही अवेलेबल था लेकिन मानव ही उसको संसाधन के रूप दिए हैं, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहा जाएगा। यहाँ से आपको सवाल और भी पूछा जा सकता है बता करके कि मानव को सबसे बड़ा संसाधन क्यों कहते हैं, फिर भी उसमें भी उत्तर यही लिखना है, समझे कि नहीं। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला संसाधन है कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, क्या यह कथन सत्य है। आपसे पूछा गया है
कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, क्या यह कथन सत्य है? यदि सत्य है तो कैसे? विचार करें। आपको बोला जा रहा है कि विचार करें, तो आप बोल दीजिए कि हम सर जी से पढ़े हैं, विचार का करेंगे, उसको गर्दा करवा देंगे, ठीक है नहीं? हाँ, तो कमेंट करके बताइएगा कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर होगा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, क्या यह कथन सत्य है? तो लिखेंगे हाँ यह कथन सत्य है। अब यदि सत्य है तो कैसे? विचार करें। तो हम लिखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर संसाधन पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। मानव के पास जब तकनीक का ज्ञान बढ़ा तो मानव इस संसाधन को उपयोग करना सीख गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, क्योंकि संसाधन पहले से ही अवेलेबल था लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था। संसाधन नहीं था। मानव पहले आदि मानव थे, अब ज्ञानी मानव हो गए हैं, इनके पास ज्ञान ज़्यादा हो गया है, तो अपने ज्ञान के पा करके कहीं ना अब उबड़ खबड़ करते रहते हैं और उबड़ खबड़ करके एक संसाधन बनाते रहते हैं। समझे कि नहीं? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें उत्तर में लिख दीजिएगा। इसको उत्तर पहले आपको वीडियो में भी समझा दिया है। संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, कथन सत्य बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर पहले से ही संसाधन अवेलेबल था लेकिन इसको संसाधन के रूप में मानव के पास तकनीक का ज्ञान नहीं था, इसलिए संसाधन का उपयोग में नहीं हो रहा था। आज के डेट में तकनीक का ज्ञान हो गया, इसीलिए संसाधन का उपयोग में लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, संसाधनों के किस किस आधार पर बांटा गया है? तो आपको बताए हैं कि संसाधनों को किस किस आधार पर बांटा गया है। तो संसाधनों को लिखेंगे 4, कौन कौन से बताए हैं जी? गिन के बताइए। एगो बताए थे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, एगो बताए थे उत्पत्ति एगो बताए थे, एगो समाप्यता के आधार पर, एगो स्वामित्व के आधार पर, एगो विकास के आधार पर। तो संसाधनों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर, तीसरा लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर, चौथा लिखेंगे विकास के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है या वर्गीकरण किया गया है। आगे क्यों बढ़ते हैं, आप मिला लीजिएगा अपना उत्तर। आगे क्यों बढ़ते हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा नवीकरणीय संसाधन और यहाँ पर लिखिएगा अनवीकरणीय संसाधन। हेडिंग में लिख दीजिएगा नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। यहाँ पर लिखिएगा नवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर लिखिएगा अनवीकरणीय संसाधन। हमको लिखने में टाइम लगेगा, ठीक ना? तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे संसाधन जिसको उपयोग करने एक बार उपयोग मतलब वैसे संसाधन जिसके उपयोग में लाने पर समाप्त नहीं होता है, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसमें लिखेंगे वैसे संसाधन जिसको उपयोग में लाने से समाप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं कि इसे रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको प्राप्त करना होगा ना, तो इसको लंबी समय और जटिल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करेंगे। लंबा समय और जटिल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, मतलब इसको वापस हो सकता है आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, हजारों करोड़ वर्ष लग जाएगा, तब तक आप जा चुके रहेंगे, ठीक ना? तो इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण में लिख दीजिएगा नवीकरणीय है ना जी, तो नवीकरणीय में लिख दीजिएगा क्या लिख दीजिएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल संसाधन। इस पर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, यूरेनियम, जितने भी धातु हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना? कोयला, सब इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये पूरे वीडियो में बताया गया है बढ़िया से डिटेल में। व्यक्तिगत तथा समुदायी संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। व्यक्तिगत तथा समुदायी संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास होता है, किसी खास व्यक्ति के पास होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पर इसका परिभाषा लिखेंगे, उस पर उसका परिभाषा लिखेंगे। जैसे
हमारा रूम हो गया तो इसका मालिक हम स्वयं हैं, इसलिए व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है ना। गांव में जो आपका ज़मीन है उसका आप मालिक खुद हैं, आपके पिताजी हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मतलब जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार है उसे बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक पूरे समुदाय के पास होता है उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। समझे? जैसे में स्मशान घाट हो गया, गांव के स्कूल हो गया, गांव में अंदर आपके कुआं खोनाया होगा वो भी हो जाएगा, तो उस पर अधिकार पूरे समाज का है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, गांव के व्यक्ति कोई भी यूज कर सकता है। आपके गांव में बना पंचायत सामुदायिक भवन हो जाएगा, आपके गांव में कोई फील्ड बना होगा वो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतिम सवाल कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या अंतर है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क हो गया, एयरपोर्ट हो जाएगा, रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इन सभी पर सरकार का अधिकार होता है, उसे बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। समझे कि नहीं? आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे देखिए आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र इसको बोलेंगे नहीं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर सभी समुद्री एरिया को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं। समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। और इसका उपयोग हम लोग केवल और केवल अनुसंधान के लिए कर सकते हैं, रिसर्च के लिए कर सकते हैं, और उसके उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप इधर भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? आगे अब देखिए आपका सवाल 10 गो सवाल हम दिए थे, आपका प्रश्न खत्म हो गया है। आप अपने प्रश्न को मिलाइए बढ़िया से। आप अगर ईमानदारी से लिखे होंगे, अगर आपका ईमानदारी से एकदम नंबर आया होगा तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारा मेहनत रंग लाएगा, आपका भी मेहनत रंग लाएगा। ईमानदारी से बोलते हैं मेरे दोस्त, अगर आपका नंबर यहाँ पर जितना आता है एग्ज़ाम में भी उतना ही आएगा। समझे कि नहीं? अब थोड़ा हमारे बात पर भी ध्यान दीजिएगा। हम जब सबसे ज़्यादा बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही मेन है। अंग्रेजी में कहा गया है योर प्रैक्टिस इज योर पावर। समझे कि नहीं? आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट रहिएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कर करके एग्ज़ाम को गर्दा करवा दीजिए। समझे कि नहीं? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना नंबर आया है। अब अगले वीडियो में संसाधन को कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा सर हमारा इतना नंबर आया है, इतना नंबर आया है। ठीक ना? ईमानदारी से कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ईमानदारी तो बहुत ज़रूरी है, 20 बारी कहते हैं। तो कमेंट करके बोलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में संसाधन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।